Hi everyone, this is Kirti and today I have a new book by Dr. Ranjit Singh on terms and prosody जिसमें कि स्पेशली लिटरेरी टर्म्स को फोकस किया गया है और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी मैटर है वो जे कडन एंड अब्राहम जैसी बुक से तैयार किया गया है। जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर हैं वो मैं सभी आपके साथ शेयर करूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। It is a term from Latin that means from the beginning, the origin, the egg. The term is a reference to one of the twin eggs from which Helen of Troy was born. The English literary use of phrase comes from Horace Ars Poetica, where he described his ideal epic poet as one who does not begin the Trojan War from the double egg, the absolute beginning of event. ये 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कॉन्ट्रारियो, एब ओवो, होमो यूनिस लिब्री एंड इन मीडिया रेस। ये चारों के चारों जो ऑप्शन हैं, आई डोंट नो आप लोगों ने सुने हैं कि नहीं, लेकिन एक जो ये डी वाला है मीडिया रेस, ये आपने ज़रूर सुना होगा बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन इन आवर रीडिंग। इन मीडिया रेस इसका मतलब क्या होता है? इन द मिडिल ऑफ द थिंग्स, जिसका मतलब होता है कि कोई भी एक्शन या कोई स्टोरी है वो आपकी बीच से स्टार्ट हो रही है, यानी कि वहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो मतलब बीच से है। इसके लिए जो टर्म है मीडिया रेस, ये हॉरेस ने दिया था, जिन्होंने अपनी जो जैसे अरिस्टोटल ने अपनी बुक दी है ना पोइटिक्स, उसमें ट्रेजेडी के बहुत सारे एलिमेंट बताए हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन वो बताए गए हैं। ऐसे ही जो हॉरेस हैं एक रोमन पोइट हैं, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी आर्स पोइटिका, मतलब अवर पोइट्री करके। उसमें उन्होंने सारी फॉर्म्स वगैरह बताई हैं, तो ये टर्म उन्होंने वहीं दिया था इन मीडिया रेस, जिसका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ द थिंग्स। जिस तरीके से उन्होंने इन मीडिया रेस का मतलब बताया कि इन द मिडल ऑफ द थिंग्स यानी चीज़ें वो बीच से शुरू किया जाएगा और जो बाद की जो स्टोरी है वो बताई जाएगी कैसे भी, मतलब कोरस के माध्यम से या प्रोलॉग के माध्यम से, है ना। इसीलिए तो ये सारे टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से जब स्टोरी बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट, मतलब बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट होगी, उसके लिए भी उन्होंने अपनी बुक के अंदर एक टर्म दिया था जिसे हम जानते हैं एब ओवो के नाम से। आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा बी, एब ओवो। ठीक है, इन द फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि जब चीज़ों को बिगनिंग से दिखाया जाता है, बिल्कुल उसके इनिशियल पॉइंट से कि कहाँ से उनकी एग्जैक्टली शुरुआत हुई, तो उसके लिए टर्म है एब ओवो। और जब चीज़ों को बीच से दिखाया जाता है उसके लिए हमारे पास जो टर्म है वो है मीडिया रेस, जिसे हॉरेस ने दिया था अपनी बुक आर्स पोइटिका में। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन वेयर इन नॉलेज, आर्ट, आइडियाज़ एंड कल्चर मटेरियल इज रिसीव्ड, प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड orally फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी कि ये वो फॉर्म है जहाँ पर जो है जो भी चीज़ें हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ऑरली पास आउट हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी जो नानी थी, हमारी जो दादी थी, वो हमें जो कहानियाँ सुनाती थी, है ना, वही कहानी हम अपने बच्चों को सुनाते हैं और वो फिर बच्चे आगे अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे। तो इस तरह की जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, है ना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके। ओरल ट्रेडिशन, एब इरेटो, एब्सिट इन यूरिया, एब्सिट इन वीडिया। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है? ह्यूमन कम्युनिकेशन का फॉर्म। आपका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये ओरल ट्रेडिशन पर बेस्ड है। ऐसी बहुत सी फॉर्म है जो लिटरेचर में हमें ओरल ट्रेडिशन से मिली है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। ओरल ट्रेडिशन और ओरल लोर रेफर्स टू ए कम्युनिटी कल्चर हिस्टोरिकल ट्रेडिशन पास डाउन बाय वर्ड ऑफ माउथ, फॉर एग्जांपल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट रिटन इंस्ट्रक्शन, यानी कि रिटन नहीं है, ओरली है।
Next है question number 3. It is a Latin expression that refers to a story, epic or the action of a play that opens in the midst of the plot. ठीक है, जो एक्शन है कोई भी एपिक या एक्शन ऑफ द प्ले, किसी प्ले का एक्शन या फिर कोई एपिक जब ओपन होता है मिडेस्ट ऑफ द प्लॉट, यानी कि बीच से, वही मैंने अभी जो ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि जब एक्शन मिडिल से स्टार्ट होता है उसके लिए क्या टर्म है, तो ये तो हम जानते हैं। उसके लिए टर्म है हमारे पास इन मीडिया रेस। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इट इज़ अ नैरेटिव टेक्निक। ये एक टेक्निक है, नैरेटिव टेक्निक है इन अ रिटिन वर्क, किसी भी रिटिन वर्क के अंदर। इट रेफर्स टू द पैसेज विच एक्सप्लेन वेयर इवेंट टेक प्लेस। ठीक है, व्हाट हैपेंड बिफोर द स्टोरी बिगिंस एंड द बैकग्राउंड ऑफ द करेक्टर। ठीक है, व्हाट हैपेंड, ये टेक्निक क्या बताती है, व्हाट हैपेंड बिफोर द स्टोरी बिगिंस, स्टोरी के बिगिन होने से पहले क्या हुआ था, एंड बैकग्राउंड ऑफ द करेक्टर्स, इन करेक्टर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन देती है। इस टेक्निक को बोलते हैं, ऑप्शंस आपके हैं एक्सपोजिशन, एब ओवो, होमो यूनिसलेवरी, इन मीडिया रेस। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। सो द राइट आंसर इज ए, एक्सपोजिशन। Next है question number 5. The theatre of the absurd was a term derived from Camus and popularized by Martin Aislin's book. ठीक है, theatre of the absurd जो टर्म है इसे कैमस से ड्राइव किया गया था एंड पॉपुलराइज किया गया था मार्टिन एस्लिन की बुक के द्वारा। तो वो कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने इसे पॉपुलराइज किया था, या ये कह लीजिए कि कॉइन किया था। ठीक है, किस बुक के अंदर उन्होंने इसे कॉइन किया था। सो ऑप्शंस हैं आपके एब्सर्ड ड्रामा 1965, ब्रेट अ चॉइस ऑफ इवल्स 1959, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड 1961, द एनाटॉमी ऑफ ड्रामा 1976। सो ये जो टर्म है इसे मार्टिन एस्लिन, ये जो मार्टिन एस्लिन है इन्होंने अपनी बुक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में कॉइन किया था। सो द राइट आंसर इज सी, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड 1961। ठीक है, कहीं कहीं ये जो डेट है, डेट तो आपको पता ही है ना कि हर बुक के अकॉर्डिंग होती हैं, है ना, वेरी करती हैं। जैसे यहाँ 1961 दे रखा है इस बुक के अकॉर्डिंग, वैसे ये जो डेट है वो बहुत सारी बुक्स में हमें 1960 भी मिलती है। सो इट डज़ नॉट मैटर, ये हम समझते हैं बहुत अच्छे से। सो आपका जो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. In which book French philosopher Albert Camus 1930-1960 defined the absurd as the tension which emerges from the individual's determination to discover purpose and order in a world which steadfastly refused to evidence either. ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके 4. A Happy Death 1971, The Stranger 1942, The Plague 1947, The Myth of Sisyphus 1942. सो ये जो टर्म है, ये इनका जो वर्क आया था द मिथ ऑफ सिसिफस 1942। ठीक है, वहाँ से ही लिया गया था। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू एब्सर्ड राइटर। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रुप है, यानी ग्रुप ऑफ राइटर हैं जो एब्सर्ड राइटर नहीं है, यानी जो एब्सर्ड लिटरेचर है उसके साथ संबंध नहीं है उनका। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास सैमुअल बेकेट, आर्थर एडमो एंड बोरिस वियन, यूजीन एनेस्को, जीन जेनेट एंड जीन टार्ड्यू, टॉम स्टोपार्ट, फ्रेडरिक ड्यूरेन-मैट एंड पीटर विस एंड फर्नांडो एराबेल, एडवर्ड एल्बी एंड हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर होंगे ये, हाँ हैरोल्ड पिंटर।
कौन से ग्रुप है राइटर्स का जो एब्सर्ड नहीं है, यानी एब्सर्ड राइटर का वो ग्रुप नहीं है। सो हमारे पास जो ऑप्शन है इसका वो है नन ऑफ दी एबव, यानी कि जो सारे के सारे जो राइटर हैं ना, ये सभी के सभी एब्सर्ड राइटर हैं, यानी एब्सर्ड लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड हैं। सो ठीक है, ऑल दी एबव आर एसोसिएटेड विद एब्सर्ड राइटिंग एज अ ड्रामेटिस्ट और एज ए क्रिटिक। सो ऑल ऑफ दी एबव आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। A sensibility, a philosophy of life and of art, and an English literary and artistic movement, culminating in the 1890s with Oscar Wilde as its most extravagant exponent and Walter Pater its acknowledged philosopher. Options are enlightenment, romanticism, aestheticism, dadaism. कौन सा मूवमेंट है ये? So C is the right answer. Aestheticism. C is the right answer. Next, question number 9. Walter Pater phrased the love of art for its own sake, a version of the French I art, for I art is associated with. ठीक है, वाल्टर जो पेटर हैं इनका जो फ्रेज है एस्थेटिसिज्म के रिगार्डिंग, द लव ऑफ आर्ट फॉर इट्स ओन सेक, अ वर्जन ऑफ द फ्रेंच फ्रेज, यानी कि ये एक फ्रेंच फ्रेज का वर्जन है। आई आर्ट फॉर आई आर्ट इज एसोसिएटेड विद, ये जो फ्रेज है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? सो ऑफ कोर्स ये एस्थेटिसिज्म के साथ एसोसिएटेड है, आई आर्ट फॉर आई आर्ट। और ये एक फ्रेंच टर्म है, यानी कि ये जो मूवमेंट है ना इसकी शुरुआत एक्चुअली फ्रांस से ही हुई थी। तो पहले जो फ्रांस के राइटर थे उन्होंने ही इस मतलब ये जो मूवमेंट है इसके लिए ये फ्रेज दिया था। तो इसका जो वर्जन है द लव ऑफ आर्ट फॉर इट्स ओन से, ये वाल्टर पेटर ने बना दिया। ठीक है, तो एस्थेटिसिज्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। Verse in which the meter is based on counting only the number of stress syllable in a line and in which the number of unstressed syllable in the line may therefore vary. So options हैं blank verse, free verse, essential verse, rhymed verse. So B is the right answer, essential verse. ठीक है, a verse is formally a single metrical line in a poetic composition. B is the right answer. Next है question number 11. It is a philosophical and anthropological term referring the state of being other or different, diversity, otherness, that is the other of two. It implies the ability to distinguish between self and not self, and consequently to assume the existence of an alternative viewpoint. Options हैं abjection, alterity, decolonization, heterogeneity. So B is the right answer. Alterity होता है ये, ठीक है, B हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना अल्टरनेट डे या अल्टरनेट डे, आप इसे कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक चॉइस होती है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है ना, अदर ऑफ दी टू, दोनों में से कोई एक। तो आप एक को स्किप कर सकते हैं, एक को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12. It is a major division in the action of the play, comprising one or more scene. It refers to a break between action, often coincide with a point at which the plot jump ahead in time. So क्या है ये? ऑप्शन है आपके प्लॉट है, करेक्टर है, हैमरेश या एक्ट। सो ये
क्या है, मेजर डिवीज़न इन द एक्शन ऑफ द प्ले। ठीक है, मेजर डिवीज़न, प्ले का डिवीज़न किस में किया जाता है, एक्ट के अंदर किया जाता है, एंड फिर एक्ट को फर्दर सीन में डिवाइड किया जाता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक्ट क्या होता है, मेजर डिवीज़न इन द एक्शन ऑफ द प्ले। फिर एक्ट को भी मतलब सीन के अंदर हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि इस एक्ट में 4 सीन है, किसी में 5 सीन है, किसी में कोई एक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, 7 सीन हो जाते हैं, जैसे हैमलेट जैसे प्ले के अंदर तो 7 सीन भी हैं एक एक्ट के अंदर। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ क्रेडिटेड विद प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ क्रेडिटेड, किसको क्रेडिट जाता है विद प्रोड्यूसिंग द एक्सटेंशियल मॉडल ऑफ सीमियोटिक नैरेटिव इन 1966। ऑप्शंस हैं आपके, एल ग्रीडास, जूलियन ग्रीमास, जूलिया क्रिस्टेवा, व्लादिमीर प्रोप, माइकल कैलन। So Algirdas Julian Grimas is the right answer, who credited with producing the essential model of semiotic narrative in 1966। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच मूवमेंट फॉलोड द स्लोगन आई आर्ट पोर्ट आई आर्ट, आर्ट फॉर आर्ट से। ये जो स्लोगन है किस मूवमेंट को फॉलो करता है, एनलाइटमेंट, रोमांटिसिज्म, एस्थेटिसिज्म, डैडाइज्म। सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एस्थेटिसिज्म फॉलोड बाई स्लोगन आई आर्ट फॉर आई आर्ट, आर्ट फॉर आर्ट से, जिसका मतलब ये होता है आर्ट फॉर आर्ट से, यानी कि जो आर्ट है वो ये खुद के लिए, आर्ट एक सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है जिसका एम कोई मॉरल देना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये खुद के लिए है। सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इट वॉज ए फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड द परसेप्शन ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन द आर्ट। दीज लाइन्स रेफर टू द मूवमेंट। ये लाइन किस मूवमेंट को रेफर करती हैं? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे, एनलाइटमेंट, रोमांटिसिज्म, एस्थेटिसिज्म, डैडाइज्म। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ ब्यूटी है ना, इसका इन्वेस्टिगेशन है। ये लाइंस यहाँ पर एस्थेटिसिज्म को रेफ़र कर रही हैं। सो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, एस्थेटिसिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इट एवेल्यूएट लिटरेरी वर्क इन टर्म ऑफ द फीलिंग दे अराउज इन ऑडियंस और रीडर्स। अफेक्टिव क्रिटिसिज्म और अफेक्टिविज्म, इंटेंशनल फैलेसी, फॉर्मलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। सो ये क्या है? अफेक्टिव क्रिटिसिज्म है। अफेक्टिव क्रिटिसिज्म या फिर इसे अफेक्टिविज्म भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसी के हैं। सो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अफेक्टिव क्रिटिसिज्म वाज कंडेम्ड इन एन इम्पोर्टेंट एसे द वर्बल आइकॉन 1954 बाई W.K. विम्सेट एंड मॉन्रो सीवर्सली एज दी। अफेक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब ये है कि इसका अफेक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कोई भी लिटरेचर का कोई वर्क है, उसका जो क्रिटिसिज्म है वो मतलब फीलिंग के बेस पर कर रहे हो, तो इस क्रिटिसिज्म को मतलब कंडेम यानी खंडन किया था इन्होंने। किसने खंडन किसने किया था? ये जो हैं W.K. विम्सेट एंड मॉन्रो सीवर्सली जो हैं, इन्होंने अपनी जो बुक है द वर्बल आइकॉन, इसके अंदर क्या किया था कि जो अफेक्टिव क्रिटिसिज्म है, जैसे क्रिटिसिज्म कई प्रकार की होती हैं, है ना, तो उनमें से एक है अफेक्टिव क्रिटिसिज्म। इस क्रिटिसिज्म को खंडन करने वाले थे ये जो हैं W.K. विम्सेट एंड मॉन्रो सीवर्सली। इन्होंने इसको एक फैलेसी बताया था। फैलेसी का मतलब समझते हैं ना, एरर होती है, तो इसको एक फैलेसी बताया था। फिर इसके बेसिस पर उन्होंने 2 फैलेसी बताई थी, एक है ना, एक तो जैसे अफेक्टिव फैलेसी हम जो पढ़ते हैं और एक इंटेंशन फैलेसी होती है, इस तरीके से।
सो ठीक है, आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा। Next, question number 17. A term from literary criticism used to refer to supposed error of judging or evaluating a text on the basis of its emotional effect on a reader. ठीक है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव फैलेसी, इंटेंशनल फैलेसी, फॉर्मलिज्म या फिर अफेक्टिव फैलेसी। तो अभी मैंने जो बताया वही है ये। ठीक है, ये टर्म है, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये हमारा कोई टेस्ट है, ठीक है, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके अंदर हम जो है रीडिंग है ना, जैसे कोई वर्क है, कोई एपिक है, कोई स्टोरी है, उसको हम रीड करते हैं। तो उसका जो एनालाइज है यानी क्रिटिसिज्म है, तो हम उसको इन लाइंस को पढ़कर इनके आधार पर करते हैं। ये होता है ना फॉर्म, मतलब उसकी फॉर्म क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, किसी भी वर्क का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म क्या है, उस बेसिस पे हम उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। लेकिन जब हम उसका क्रिटिसिज्म किसी इमोशन में आके करते हैं, है ना, इमोशन के आधार पर करते हैं, तो उसी को अफेक्टिव फैलेसी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एरर होती है किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने की। सो डी इज़ द राइट आंसर, अफेक्टिव फैलेसी। ठीक है, ये टर्म कॉइन किया गया था, मैंने अभी ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने उसमें मैंने बताया था, जो वर्बल आइकॉनिक बुक आई थी इनकी, W.K. विमसेट, और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, उसमें उन्होंने इस टर्म को दिया था। उन्होंने बताया कि इस मतलब जो इमोशंस वगैरह के आधार पर आप किसी टेस्ट का एनालाइज कर रहे हो तो ये गलत है ना। आप स्ट्रिक्टली आप रूल्स और उसी के बेसिस पे करो, मतलब जो फॉर्म है उसका, एक टेस्ट का फॉर्म स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है उसके बेसिस पे करो, ना कि आप किसी भी इमोशन से या फीलिंग से अफेक्ट हो, क्योंकि ऐसे अफेक्ट होकर अगर आप करोगे तो वो फैलेसी के अंदर आ जाएगा। ऐसे इन्होंने 1-2 फैलेसी बताई, इंटेंशन फैलेसी भी इन्होंने बताई थी। Next है question number 18. The Soviet term Agitprop referring to Agitprop theater actually indicate to। ठीक है, सोवियत टर्म है ये, वहाँ से लिया गया है, वहाँ से आया है एजिप्रोप थिएटर। ठीक है, मतलब थिएटर है बहुत सारी, जैसे एब्सर्ड थिएटर और वो वाला क्या है एपिक थिएटर, ऐसे ही एजिप्रोप थिएटर ये भी एक टर्म है। तो ये किसको इंडिकेट करता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सोशल थिएटर, पॉलिटिकल थिएटर, कमर्शियल थिएटर या फिर इमोशनल थिएटर। सो ये एक पॉलिटिकल थिएटर है। ठीक है, पॉलिटिकल थिएटर को इंडिकेट करता है। मतलब इससे आप क्या समझेंगे कि इससे आप ये समझो कि इसमें जो भी स्टोरी होगी, जो राइटर होंगे, मेजरली वो उसका जो थीम वगैरह सब क्या होगा, पॉलिटिकल होगा। ठीक है, राजनीतिक होगा। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अ पॉलिटिकल ड्रामा कैन डिस्क्राइब ए प्ले। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा जो प्ले में क्या डिस्क्राइब किया जाएगा, फिल्म हो या टीवी प्रोग्राम हो, जो पॉलिटिकल कंपोनेंट हो उसमें, यानी कि पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल हैं, राजनीतिक से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अ टाइप ऑफ लिरिकल पोइट्री ट्रेडिशनली प्रोवेंकल about lover who must part at dawn। so acrostic, गज़ल, अल्बा, लिमरिक। सो ये जो पोइट्री है, ये टाइप है पोइट्री का, ये है अल्बा पोइट्री। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अ ग्रीक वर्स फ्रॉम यूजिंग अ 4-line स्टैंजा इन विच द फर्स्ट 2 line हैव 11 syllables इज द थर्ड 9 एंड द फोर्थ 10। कौन सी स्टैंजा है ये? ठीक है, सो आई थिंक ये जो एल्बा है ना, ये वाली जो पोइट्री है उसकी स्टैंजा के बारे में ही बताया जा रहा है। ग्रीक वर्स होती है ये, फ्रॉम यूजिंग 4 line होंगी इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, 4 line हो गई। और इन विच द फर्स्ट 2 line हैव 11, मतलब जो फर्स्ट 2 line होंगी वो 11 syllable की होंगी, यानी 11 syllable होंगे। और ईच द थर्ड 9 एंड फोर्थ 10, यानी कि जो थर्ड वाली लाइन है
वो 9 सिलेबल में होगी और जो 4th वाली लाइन है वो 10 सिलेबल में होगी। तो ऐसी राइम तो अभी तक हमने कोई पढ़ी नहीं है, नई है हमारे लिए, तो ये एल्बा ही है। ठीक है, ऑप्शन और देख लेते हैं हम इसके। पहला है यहाँ पे एल्केइक्स और गैज़ल, ठीक है, अल्बा ही है, आंसर ए अल्बा। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसमें 4 स्टेंजा होंगी इस तरीके से। पहली दूसरी तो होगी 11 सिलेबल की, तीसरी होगी 9 की और 4th होगी 10 की, और ये जो है 11 की होंगी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द टर्म रेफर्स टू आर्ट दैट क्रिएटेड through random chance. This kind of writing involves the author making random choice in regard to style, content and character. Alligators, allitery, alimony या फिर एलोपैथी। सो एलिटरी है ये, है ना, सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिस आइडिया इज सेंट्रल टू द ड्रामेटिक थ्योरी ऑफ द जर्मन ड्रामेटिस्ट डायरेक्टर बर्टोल्ट ब्रेट। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्निक्स designed to distance the audience from emotional involvement in the play through jolting reminder of the artificiality of the theatrical performance. Options are surrealism, melodrama, alienation effect और castrating effect. So C is the right answer. alienation effect की बात करने वाले कौन है? ये जो जर्मन ड्रामाटिस्ट थे बर्टोल्ट ब्रेट। इनका जो थिएटर है वो कौन सा थिएटर है? एपिक थिएटर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या यूज़ किया है? ये एलिनेशन इफ़ेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको इस तरीके से उसमें प्रेजेंट किया जाता है कि लोगों का उस पर ध्यान जाए और लोग फिर कोई एक्शन लें। ठीक है, जो नॉर्मल चीज़ें जो सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, ये उस तरीके का ड्रामा नहीं दिखाते जो एरिस्टोटल दिखाते हैं। ठीक है, जिसमें कैथारसिस वगैरह होता है, इसमें कैथारसिस नहीं होता। सो सी आपका आंसर हो जाएगा राइट। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे वर्फेम डंक्स इफ़ेक्ट वगैरह और एलिनेशन इफ़ेक्ट, वर्फ्रेम डंक्स इफ़ेक्ट, ये सब जर्मन टर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। It is a systematic approach to training actor. It focuses mainly on helping an actor recall the emotions needed for a role. Russian theater practitioner Konstantin Stanislavski developed this technique in the first half of the 20th century. ठीक है, इसको डेवलप करने वाले हैं ये कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लैवस्की, फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी। कौन सा सिस्टम है ये, कौन सी अप्रोच है? ऑप्शंस हैं आपके ये 4। स्टैनिस्लैवस्की सिस्टम, स्टैनिस्लैवस्की आर्ट बोलते हैं इसको, स्टैनिस्लैवस्की टेक्निक या फिर स्टैनिस्लैवस्की प्रिंसिपल। सो ए इज़ द राइट आंसर। स्टैनिस्लैवस्की सिस्टम बोलते हैं इसे। ठीक है, इनके ही नाम पर इस अप्रोच का नाम है। नेक्स्ट है 24। अ वर्क विथ टू लेवल ऑफ मीनिंग, अ लिटरल वन एंड अ सिम्बॉलिक वन। ठीक है, 2 लेवल ऑफ मीनिंग होगा। फर्स्ट मीनिंग क्या होगा? लिटरल यानी एक्चुअल मीनिंग, एंड सिम्बॉलिक जिसे वो दिखाना चाह रहे हैं। तो मोस्ट of the characters, objects, setting and event represent abstract qualities. Personification is often used. Its objective is to convey truth about life, to teach religious or moral lesson, or to criticize social institutions. Options हैं parable, fable, apologue, allegory. So D is the right answer, allegory. ठीक है, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी का क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।